साथियों, आप में से अनेकों जिज्ञासुओं की यह उत्कंठा थी, यह सवाल आया था कि दशाएं, महादशाएं तो बहुत लंबी होती हैं, तो क्या एक ही प्रकार से फल मिलेंगे? तो देखिए, महादशाओं में अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशाओं का भी बड़ा रोल रहता है। और अंतर्दशानाथ वह भी अपनी अवधि में अपने संपूर्ण फल देता है, लेकिन वह महादशानाथ से अपने द्वारा बनाए गए दूरी संबंध के अनुसार फल देगा, यानी उस बात को भी वह ध्यान में रखेगा। तो आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। इसमें दोनों बातें होंगी कि दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, इनमें फल को कैसे देखें। तो अवधि तो इसमें छोटी हो ही जाएगी, यह बात तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उनका फल किस प्रकार मिलता है यह भी हम एडिशनल रूप से इसमें जोड़ रहे हैं। तो आज का यह चैप्टर फल कथन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बारीकी से समझ लीजिए। अब देखिए, ज्योतिष ग्रंथों में फल कथन की अनेकों प्रणालियां हैं और सभी लोग जो उनको सुविधाजनक लगता है या जिस भी प्रणाली को वह ज्यादा उपयुक्त और सटीक मानते हैं, उसी के अनुसार फल कथन करते हैं। अब यहाँ हम आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं या जिस प्रणाली पर विचार करने जा रहे हैं, उसको तकरीबन सभी दैवज्ञ फॉलो भी करते हैं और उससे इनकार भी नहीं कर सकते। उनकी भी फल कथन की प्रणाली में यह सूत्र तो लागू होता ही है। वह यह है कि भावेश अपने भाव के अनुरूप फल देता है। लेकिन अब समस्या यह आती है कि भावेश अपने भाव के अनुरूप फल किस प्रकार देगा, बस माथा यहीं पर गर्म होने लगता है और आज हम इसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि भावेश द्वारा खड़े किए गए भाव के फल किस प्रकार देखने हैं, जिससे कि हम सही रिजल्ट तक पहुंच सके। देखिए, एक बात तो आप अच्छी तरह से जान ही चुके होंगे कि कोई भी ग्रह अपने उच्च भाव के फल दे और अपने दशा काल में उसकी पूरी कोशिश रहती है कि वह जातक को उसी भाव की तरफ लेकर जाए। यह तो अकाट्य सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है और किसी भी भ्रम में मत रहिए, इस सिद्धांत को तो फॉलो करना ही है। और एक तरह से अपने उच्च भाव को वह ग्रह माध्यम बना लेता। माध्यम इस स्वरूप में कि वह जातक से अपने उच्च भाव के कारकत्वों जैसा ही कर्म करने की प्रेरणा देता है और वह अपने फल देने में इसीलिए सक्षम होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आप यह समझ लें, ग्रह का जो नीच भाव है, यानी उसकी नीच राशि जिस भाव में पड़ी है, वो उस भाव के फलों से जातक को दूर रखेगा और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि जातक को उस भाव के फलों की तरफ नहीं जाने दे। यह दो मुख्य बातें तो आप सबसे पहले अपने ध्यान में रख लें। अब यह अलग बात है कि जो नीच भाव है ग्रह का, आपकी जरूरत हो लेकिन वह उस भाव से आपको दूर ही रखे। इसे एक छोटे से उदाहरण से हम समझ लेते हैं यहाँ पर। अब आप मान लीजिए किसी ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या जो भी, और उस ग्रह की उच्च राशि तीसरे भाव में पड़ी है। तो अब ग्रह का सारा प्रयत्न यह रहेगा कि वह आपको तीसरे भाव के फलों की तरफ ले जाए। यहाँ तीसरे भाव में उच्च होने के कारण इस दशा में जातक को जो कुछ मिलना है वह तीसरे भाव यानी उसकी मेहनत और पुरुषार्थ से मिले। और चूंकि तीसरे भाव में उच्च राशि है तो स्वाभाविक ही नवम भाव में उसकी नीच राशि होगी, तो वह नवम यानी भाग्य के फल नहीं मिलने देगा। इस दशा काल में जातक को जो कुछ मिलना है वह अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से मिलना है। भाग्य से उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो कुछ उसे मिलेगा इस दशा में वह मेहनत से मिलेगा। तो जब यह मालूम पड़ ही गया कि इस दशा में भाग्य साथ देने वाला नहीं है और मेहनत से ही मिलेगा, तो जातक को ऐसी दशा काल में अपनी मेहनत बढ़ा देना चाहिए और भाग्य के भरोसे बैठे रहना बंद कर देना चाहिए। ग्रह जो चाहता है वही किया जाए। यदि जातक इस दशा काल में मेहनत करता रहेगा, उसके जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहेगी। भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, यानी जो कुछ भी अभिष्ट सिद्धि इसमें होगी वह पुरुषार्थ से ही हो। अब यहाँ तक तो हमने बात रखी कि ग्रह अपनी उच्च राशि और नीच राशि से क्या चाहता है और क्या करना चाहिए। अब आइए एक और विशेष बात आपको बताते हैं कि दशा अंतर्दशा काल में ग्रह फल किस तरह से देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप यह देखिए कि महादशा
नाथ के साथ अंतर्दशा नाथ कौन सा संबंध बना रहा है और अंतर्दशा नाथ स्वयं किस भाव का अधिपति है। सारा फल इन्हीं दो बातों पर टिका है, अंतर्दशा नाथ से महादशा नाथ की दूरी वाला संबंध भाव और अंतर्दशा नाथ स्वयं अपने भाव से कितनी दूर पर बैठा हुआ है। बस ये दो बातें मुख्य रूप से ध्यान में रख लीजिए, आप सारी अंतर्दशा का फल जान जाएंगे और सटीकता से जानेंगे। साथ ही एक बात का ध्यान रखने की और आदत डाल लें कि ग्रह को देख लें वह अपनी उच्च राशि में है या नीच राशि में है, क्योंकि उच्च का ग्रह हमेशा लग्न खड़ा करेगा और नीच का ग्रह हमेशा ही सप्तम खड़ा करेगा। वह कोई सा भी ग्रह हो, इसमें अलग से कुछ भी समीकरण नहीं है, सीधी सादी सी बात है। अब आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे बात सभी की समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ पर सभी का स्तर अलग अलग है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वह जो समझदार हैं, जो जानते हैं, उनको तो यह बात बचकानी सी लगेगी, लेकिन जो नए हैं और इस विषय को इतनी गहराई से नहीं समझते उनको यह अमूल्य लगेगी। क्योंकि यहाँ पर हर स्तर के लोग हैं तो बात तो उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों को यह बात ऑलरेडी समझ में आ चुकी है वो तो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं और बाकी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अब आगे हम इसी दशा और अंतर्दशा, इसमें अंतर्दशा नाथ द्वारा खड़े किए गए भाव से फल कैसे जानेंगे, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि कोई सा भी भावेश है, वह यदि छठा भाव खड़ा कर दे तो क्या फल हो। अब यहाँ पर अधिकतर लोग तो छठे भाव के नाम से ही घबरा जाते हैं। छठा भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु मारे गए। अब तो आप चिंता मत कीजिए, आज सारे ही भावेशों के द्वारा छठा भाव खड़े किए जाने की स्थिति में फलों को हम जानेंगे। यदि यह वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो पूरे आज ही कर लेंगे, नहीं तो आज हम लग्नेश से षष्ठेश तक के भावों को देखेंगे और बाकी के बचे हुए भावों को हम अगले चैप्टर में पूरा करेंगे। आप स्वयं अपनी कुंडली उठा लें और उसमें देखना शुरू कर दें। आपको भावेश तो मालूम होगा ही, बस भावेश की स्थिति आप देख लें, उससे ही आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। कहीं किसी दैवज्ञ के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही अपनी कुंडली उठाएं और देखें। अब मान लीजिए लग्नेश ने छठा भाव खड़ा कर लिया तो यह स्थिति तो पक्के तौर पर रोग की होगी, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश ने लग्न यानी शरीर ने स्वयं छठा भाव खड़ा किया है, तो रोग से तो इसका वास्ता जरूर इस दशा में पड़ेगा। साथ ही यह छठा भाव यहाँ पर सोच को भी बढ़ाएगा। अब मान लीजिए द्वितीयेश ने छठा भाव खड़ा कर दिया तो वह क्या करेगा। अब यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि यह द्वितीयेश है, धन और कुटुंब का इंचार्ज इसको मिला हुआ है। यह लग्नेश नहीं है, यह द्वितीयेश है, धन और कुटुंब भाव का स्वामी, और यह छठा भाव खड़ा कर रहा है। यानी द्वितीयेश को धन, कुटुंब, वाणी इनसे संबंधित ही फल देने का अधिकार प्राप्त है। इस स्थिति में यह धन तो अवश्य देगा, चाहे कमाई रोजगार से दे या ऋण के रूप में, इसको मतलब है धन देने से। तो यह धन देने की ड्यूटी तो ये करेगा ही, लेकिन यहाँ पर यह रोग हरगिज भी नहीं देगा, क्योंकि यह लग्नेश नहीं है, यह द्वितीयेश है। और अपने भाव से, जैसे आप समझ लीजिए दूसरे भाव से इसने छठा भाव खड़ा किया है तो यह दूसरे से पंचम हो जाएगा। इस बात को थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप ध्यान में ले लें तो भविष्य में भी आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो यह पंचम खड़ा होने की वजह से रोग हरगिज देगा नहीं कुटुंब के किसी व्यक्ति को भी। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यह पंचम कैसे निकला। यानी द्वितीयेश ने छठा भाव खड़ा किया, अब छठा भाव दूसरे भाव से पंचम हो जाता है। जैसे हमने पिछले में छठे भाव को लग्न से छठा लिया था, सभी में आपको यही कैलकुलेशन करनी है। अब आगे बढ़िए, मान लीजिए तृतीयेश ने छठा भाव खड़ा कर दिया तो उसमें क्या फल मिलेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, तृतीयेश यानी क्रोध, मेहनत, पराक्रम, गुस्सा, झगड़ा, तृतीयेश तो इन्हीं बातों की जिम्मेदारी रखता है और यही फल होने चाहिए। पर यहाँ पर यह तृतीयेश द्वारा खड़ा किया गया छठा भाव इसको हरगिज भी क्रोधी, गुस्सालू या पराक्रमी नहीं बनाएगा, क्योंकि यह अपने तृतीय भाव से चतुर्थ हो जाता है
और चतुर्थ भाव है जल का, पानी का, ठंडक का, तो इसमें थोड़ी ठंडक आ जाती है। इस कारण जातक में थोड़ा सा आलस्य और ठंडापन आ जाए और झगड़ालू और गुस्सेल भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ तीसरा भाव क्रोध का, चौथा भाव ठंडेपन का, तो यह कुल मिलाकर इस जातक को चिड़चिड़ापन वाला स्वभाव दे देगा। आपने देखे होंगे कुछ जातक भुन-भुन करते ही रहते हैं, उनकी दशा अवधि में यही कारण मिलेगा। अब आगे मान लीजिए चतुर्थेश छठा भाव खड़ा कर रहा है तो क्या फल मिलेंगे। अब आप जानते हैं चतुर्थ भाव है मन का, सुख का, और इस स्थिति में चतुर्थेश अपने द्वारा खड़े किए गए छठे भाव से तीसरा हो जाएगा, यानी चतुर्थ से छठा भाव तीसरा हो जाएगा। तो इस स्थिति में यह जातक को कोई न कोई चिंता अवश्य देगा और जातक को वाहन, संपत्ति जैसे सुख के साधन खरीदने के लिए यह ऋण भी दिलवा देगा। पंचमेश यदि छठा भाव खड़ा करे तो क्या फल मिलेंगे। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि पंचम भाव यानी पंचमेश वह बुद्धि और विचार के लिए, उसका सीधा संबंध बुद्धि से होता है, और यहाँ पंचमेश द्वारा छठा भाव खड़ा किए जाने से पंचम भाव से वह दूसरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को बुद्धि देगा, ये विचार देगा। अब बुद्धि या विचार अच्छा है या बुरा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर पंचम से छठा भाव दूसरा होने के कारण दूसरा जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसमें धन भी जुड़ गया है। तो यहाँ पर धन, विचार और बुद्धि ये दो बातें मुख्य रूप से शामिल हो गई हैं। अब आप जानते हैं पंचम भाव जुए, सट्टे और स्पेकुलेशन का भी है, तो यह भी हो सकता है कि जातक के मन में जुए सट्टे द्वारा धन कमाने का विचार आए। इसमें नफा नुकसान तो अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि अन्य क्या दशाएं वगैरह चल रही हैं। यहाँ तो बात सिर्फ धन और विचार की ही है। अब ऐसे ही यदि षष्ठेश यहाँ पर छठा भाव खड़ा करता है तो क्या फल मिलेंगे। तो यहाँ भी आप समझ लीजिए कि यह भी शरीर में रोग देगा, पीड़ा देगा, क्योंकि यहाँ पर षष्ठेश ने छठा भाव खड़ा किया है तो एक ही भाव यहाँ पे एक्टिव होगा, वो होगा लग्न। अब यहाँ लग्न यानी शरीर और छठा यानी रोग का संबंध जुड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में यह रोग देगा। यह बात पक्की तौर पर साफ है। तो आज के वीडियो को हम और लंबा नहीं करते हैं, आप इतनी बातों को ही ध्यान से समझकर दिमाग में बैठा लीजिए तो आपको बहुत आसानी होगी, और अन्य दशाओं में भी यह फार्मूला आप लगाएंगे तो पक्के तौर पर आपको सटीक रिजल्ट मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए 6 भाव यानी सप्तमेश से द्वादशेश द्वारा खड़े किए गए छठे भाव के बारे में बात करेंगे। जब तक आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, सीधी सादी सी बात है। सिर्फ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भावों का बैठाना है, वो आराम से बैठ जाएगा। आज के लिए जय जय सिया राम।